नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल महाराष्ट्र में आए एक बड़े फैसले पर। 2008 के मालेगांव बम धमाके के 17 साल बाद अदालत ने फैसला दिया है कि जांच एजेंसियों ने, एनआईए ने जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए थे वो सातों आरोपी निर्दोष हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत और गवाह मौजूद नहीं है। अदालत ने कहा कि सिर्फ नैरेटिव के आधार पर किसी भी दोषी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस लाहौटी ने फैसले में लिखा है कि अभियोजन पक्ष ठोस सबूत और विश्वसनीय गवाह पेश नहीं कर सका, क्योंकि अदालत ने माना कि आरडीएक्स और बम से लेकर बाइक के मालिकाना हक तक, घटनास्थल के सबूतों और फॉरेंसिक एनालिसिस से लेकर आरोपियों की फोन टैपिंग तक, अभिनव भारत के फंड का आतंक में इस्तेमाल से लेकर धमाके की साजिश तक एक भी आरोप एटीएस और एनआईए साबित नहीं कर सका है। इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। सरकार देगी या नहीं कहना मुश्किल है आज की तारीख में, क्योंकि सरकार के तरफ से इस बारे में कोई भी बात साफ नहीं की गई। लेकिन जिनके घर के लोग मारे गए हैं वो जरूर चुनौती देने वाले। लेकिन इस फैसले के साथ ही राजनीति में जबरदस्त जुबानी हमले शुरू हो चुके हैं। बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस है। आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने राजनीतिक फायदे की मंशा से हिंदू और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़कर निर्दोषों को फंसाया था। बीजेपी के नेता जोर शोर से यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकते। आज गृह मंत्री ने भी ऐसा ही बयान संसद में दिया था और इसे आज हर भाजपाई नेता बार बार दोहरा रहा है। लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव और वोट बैंक के फायदे और अदालत के फैसले से आगे जो अहम सवाल जांच एजेंसियों की नाकामी को लेकर उठ रहे हैं, उसी को लेकर दंगल में हम चर्चा करेंगे कि क्या जांच एजेंसियां नाकाम हैं। यह मामला तो एटीएस से हटाकर एनआईए को दे दिया गया था, उसके बावजूद भी वो एजेंसी नाकाम है और सियासत कामयाब हो रही है। इस चर्चा में बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं कि आखिरकार यह फैसला कैसे आया है और किस तरीके से आया। 17 साल पहले एक धमाका हुआ, 6 लोग मारे गए, 101 जख्मी हुए, 11 आरोपियों पर चार्जशीट हुई। 17 साल बाद फैसला आया तो पता चला कि मालेगांव में धमाका करने के सभी आरोपी बेगुनाह हैं। अदालत में जब फैसला सुनाया जाने लगा तो चार्जशीट में लगाए गए आरोप एक एक करके ढेर होते गए। आरोप था कर्नल पुरोहित ने आरडीएक्स लाए, लेकिन इसके सबूत नहीं। कर्नल पुरोहित ने बम बनाया, इसके भी सबूत नहीं। वो बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, इसके भी सबूत नहीं। घटना स्थल पर बाइक किसने खड़ी की, इसके सबूत नहीं। घटना स्थल पर पत्थरबाजी हुई थी, मगर किसने की, सबूत नहीं। सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ, लेकिन किसने किया, सबूत नहीं। धमाके के बाद पुलिस की बंदूक छीनी गई, लेकिन किसने छीनी, सबूत नहीं। साजिश के साथ विस्फोट को अंजाम दिया गया, ये भी साबित नहीं हो सका। और आरोप था कि अभिनव भारत के फंड का आतंक में इस्तेमाल, लेकिन सबूत नहीं मिले। और जब अदालत को सबूत नहीं मिले तो वो सारे के सारे आरोपी बरी हो गए, जिन्हें 5 एजेंसियों ने वर्षों तक आरोपी बनाकर रखा, महीनों तक जेल में रखा, हफ्तों तक टॉर्चर किया था। उनमें से कोई अदालत में रो रहा था, कोई इंसाफ के लिए शुक्रिया अदा कर रहा था। अदालत का फैसला था, आरोपी नंबर 1 प्रज्ञा सिंह ठाकुर बरी, आरोपी नंबर 4 मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय बरी, आरोपी नंबर 5 समीर कुलकर्णी बरी, आरोपी नंबर 6 अजय रहिरकर बरी, आरोपी नंबर 9 लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड प्रसाद पुरोहित बरी, आरोपी नंबर 10 सुधाकर धर द्विवेदी बरी, आरोपी नंबर 11 सुधाकर चतुर्वेदी बरी। अदालत ने कहा कि मालेगांव बम धमाके में जांच एजेंसियों ने नैरेटिव तो गढ़े, लेकिन अभियोजन ने कोई ऐसा सबूत नहीं दिया जिससे आरोपियों को दोषी ठहराया जा सके। अदालत के इस फैसले पर सियासत सुलग गई। बीजेपी इसे हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस की साजिश का हथकंडा बता रही थी। बीजेपी विरोधी इसे जांच एजेंसियों की नाकामी बता रहे थे और अपनों को खो चुके पीड़ित ऊपरी अदालत में चुनौती की बात कह रहे थे। लेकिन बड़ी बहस भगवा आतंकवाद का शिगूफा गढ़ने वाली सियासत में छिड़ गई। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद
ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। भारत में हिंदू, भारतीय हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, आज वो साबित हो गया। सैफरन टेरर की बात करते हैं तो भारत के तिरंगे में भी सैफरन है। भारत के संत भी भगवा पहनते हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए? बीजेपी अब कांग्रेस के नेताओं पर हिंदुत्व और भगवा के खिलाफ साजिश करने के आरोप लगा रही है, लेकिन विपक्षी दल कभी जांच पर, कभी सियासी शह पर, तो कभी सत्ता की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? कौन है इसके पीछे? तो हमारे पास जवाब है कि शून्य, हमें कोई नहीं पता। सवाल एटीएस के ऊपर खड़े होते हैं, सवाल एनआईए के ऊपर खड़े होते हैं। सबूतों की कमी रही है तो ये एजेंसी की कमी है। ये फैसला है, इंसाफ नहीं है। एनआईए का चरित्र पिछले कुछ वर्षों में देश ने देखा है कि किस तरह उसका राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है। नैरेटिव की राजनीति एक तरफ, लेकिन 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट में मारे गए 189 लोग और 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में मारे गए 6 लोगों का मुजरिम कौन था, इसे जांच एजेंसियां साबित नहीं कर सकी, या यूं कहें कि किसी अदृश्य शक्ति ने जांच एजेंसियों को गुनाह साबित नहीं करने दिया। जहां दो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आती हैं, वहां हमेशा दो इन्वेस्टिगेशन का तालमेल नहीं बैठता है, और इसीलिए बंबई के कोर्ट ने इस सभी अभियुक्तों को रिहाई की है। अदालत के इस फैसले पर सियासत चाहे जितनी कुलांचे भरे, लेकिन जमहूरियत के निजाम में इंसाफ को लेकर आवाम का यकीन कमजोर होता है, जो न तो मुल्क के लिए मुफीद है, न अमन और तरक्की के लिए। मुंबई से विद्या चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। तो जिस तरीके से यह फैसला आया है, अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उससे शक जरूर पैदा होता है, लेकिन सिर्फ शक के बिना पर आप किसी भी आरोपी को दोषी करार नहीं दे सकते। कोई क्रेडिबल एविडेंस जिस पर भरोसा किया जा सके वो अदालत के सामने रखना जरूरी होता है, और उस एविडेंस के साथ में ही यह आरोपी दोषी साबित हो सकते हैं। तो आखिरकार यह चूक कहां पर हुई है? क्या सचमुच में चूक हुई है, या सचमुच जिनको पकड़ा गया था वो बेगुनाह थे और उसके बावजूद एक पॉलिटिकल नैरेटिव इस तरीके से चलाया गया? इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। उमा भारती, भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री, उनके साथ भी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। एडवोकेट अर्शप्रीत खड़ियाल, प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो कांग्रेस की भूमिका रखेंगे क्योंकि कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी तमाम सवाल उठा रही है। वारिस पठान, एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रतन शारदा लेखक है, एनालिस्ट है, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और नितिन सातपुते ये वकील है, ये भी मुंबई से इस चर्चा में शामिल होंगे। तमाम सवाल मैं आपके सामने सबसे पहले रखना चाहता हूं क्योंकि एक 17 साल के बाद एक बहुत बड़ा फैसला इस मामले को लेकर हुआ है। 6 लोग मारे गए थे, 100 लोग इसमें जख्मी हुए थे, और जिनके लोग जख्मी हुए हैं, मारे गए, उनके परिवार वाले आज कह रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिला है। 3 सवाल हमारे साथ में। पहला सवाल, मालेगांव और मुंबई ट्रेन धमाका केस में जांच एजेंसियां क्यों नाकाम रही? क्यों जांच एजेंसियां यह साबित करने में नाकाम रही कि जिनको पकड़ा है उनके खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत है? दूसरा सवाल, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी बार बार लगा रही है कि क्या कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक की राजनीति में हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा था? ये एटीएस ने शब्द नहीं निकाला था, लेकिन पॉलिटिकल नेताओं ने, राजनीतिक नेताओं ने यह शब्द का इस्तेमाल किया, सैफरन टेरर। तो क्या यह राजनीति थी इसके पीछे? और तीसरा अहम सवाल, क्या मुंबई ट्रेन धमाका केस में जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, उस फैसले पर स्टे लाया, क्या उसी तरीके से मालेगांव केस में एनआईए सरकार अपील करेगी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगी और इस फैसले पर स्टे लगाने की कोशिश करेगी? इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता उमा भारती इस वक्त जुड़ चुकी है। उमा जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे, जिस तरीके से मालेगांव बम धमाकों में 7 आरोपी निर्दोष पाए गए हैं, उनको बरी कर दिया गया है सबूतों के अभाव में, क्या प्रतिक्रिया आपकी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। कातिल के बाजू आज तोड़ दिए न्यायालय ने, धज्जियां उड़ा दी। भगवा आतंकवाद, हिंदुत्व आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करने वाले लोगों को आज देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इसके लिए जिन्होंने इतनी यातनाएं झेली जब वो पुलिस की कस्टडी में थे, जेल में थे, उसके पहले उन यातनाओं को हम औरंगजेब का ज़माना याद कर पाएंगे। और वो चाहते थे कि इस देश के बीजेपी के और अन्य संगठनों के वरिष्ठ लोगों के नाम इनके द्वारा निकल जाएं। ये मर जाने को तैयार थे लेकिन उनके नाम नहीं ले रहे थे। ये जीवित बलिदानी लोग हैं। मैं इनकी रिहाई का बहुत अपने अंतर में बहुत आनंद अनुभव की हूँ और मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने इन शब्दों का प्रयोग किया था उनको जघन्यतम जनता के द्वारा दंड मिले। यदि अदालत के द्वारा संभव है तो अदालत के द्वारा मिले, भगवान की अदालत में मिले और इनकी अपनी आत्मा की अदालत में इनको धिक्कारा जाए कि इनने कितना पूरे हिंदू समाज को, पूरे देश को, बहुसंख्यक समाज को किस तरह से कलंकित करने की कोशिश की थी और आत्म बलिदानी लोगों ने किस तरह से उस कलंक को लगने नहीं दिया। उमा जी, और एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये निकल कर आई है कि अदालत ने यह कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अदालत की इस टिप्पणी पर आप कितनी आपको लगता है कि ये टिप्पणी जिस तरीके से रखी गई है कि कोई धर्म नहीं होता है आतंकवाद का, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई धर्म नहीं होता है आतंकवाद? ये तो सच है। आतंक सिर्फ आतंक है और अधर्म है, पाप है। वो धर्म कैसे हो सकता है? आतंक को धर्म से जोड़ने की चेष्टा वही लोग कर सकते हैं जिनकी विकृत मनोवृत्ति है और जो सिर्फ सत्ता लोलुप लोग हैं, वही लोग ऐसा कर सकते हैं। बाकी और कोई इसको नहीं कर सकता है। मुझे बताइए, धर्म के नाम पे हजारों सिखों को भूना गया था, उनका कौन सा रंग था? वो कौन से कपड़े पहने हुए थे? वो सज्जन कुमार और उनके अन्य मित्र, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और महासचिव जो आगे खड़े होकर के सिखों को जिंदा भून रहे थे, वो क्या गेरुए रंग के कपड़े पहने हुए थे? उनको क्या कहा जाएगा? इसलिए आतंकवाद का ना कोई रंग होता है, ना कोई धर्म होता है और आतंकवाद को भारत की धरती पर कोई जगह नहीं है। हेमंत करकरे जो एटीएस के प्रमुख थे, जिनके नेतृत्व में ये इन्वेस्टिगेशन शुरुआत में किया गया था, वो शहीद हुए। 26/11 में जो आतंकी हमले हुए उसमें हेमंत करकरे शहीद हुए। हेमंत करकरे का इन्वेस्टिगेशन सही था, ये मालेगांव के जो निवासी है वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसके खिलाफ वो ऊपरी अदालत में जाने की तैयारी में। हमारे कानून ने सबको छूट दी हुई है अंतिम स्तर तक अपील करने की, लेकिन हेमंत करकरे निश्चित रूप से उस दिन शहीद हुए थे और जिन लोगों के द्वारा शहीद हुए थे वो भगवा नहीं पहने थे। जो अजमल खां था, जो अन्य आतंकी थे जिनके हाथों हेमंत करकरे शहीद हो गए थे, उनने भी भगवा रंग नहीं पहना था। उनका रंग लगभग, उनके कपड़ों का रंग लगभग वही था जो चिदम्बरम का, राहुल गांधी का और दिग्विजय सिंह के कपड़ों का था। क्या आखिर में सरकार को पूछा जा रहा है कि क्या इस फैसले के खिलाफ सरकार के तरफ से चुनौती दी जाएगी? क्योंकि अभी भी दो इसमें जो जिन आरोपी है वो गिरफ्त में नहीं आए एनआईए के, संदीप डांगे और कलसांगरा, उसको लेकर भी कहा गया है कि आप इसका इन्वेस्टिगेशन करें, एनआईए को कहा गया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसका जवाब सरकार, इसका माकूल जवाब देगी, बिल्कुल सही जवाब सरकार देगी। मैं इतना जानती हूँ कि ये शुरू से ही बेकसूर थे। कसूरवार वो हैं जिनने भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया, और ये तो वो लोग हैं जो आत्म बलिदानी लोग हैं, जीवित बलिदानी लोग हैं। ये औरंगजेबी शासन था उस समय पर कांग्रेस का, जिसकी वजह से इनको यातनाएं दी गई और फिर भी अनंत यातनाओं को झेल करके भी इनने हिंदू समाज के किसी नेता का नाम नहीं लिया, हम लोगों में से किसी का नाम नहीं लिया। इसी के लिए इनके टॉर्चर हो रहे थे। इसलिए समस्त हिंदू समाज की तरफ से आज सिर्फ इनका अभिनंदन किया जा सकता है। लेकिन उमा जी, ये मालेगांव ब्लास्ट का धमाका 2006 हो, 2008 का हो, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि अभी तो अदालत कह रही है कि सबूत के अभाव में हम इन्हें रिहा कर रहे हैं, बरी कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका इन्वेस्टिगेशन ठीक से होना चाहिए? क्योंकि उसमें लोग मरे हैं, कई लोग जख्मी हुए थे, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ठीक से? जब भी कोई क्राइम होता है तो कोई ना कोई तो उसमें अपराधी होता है, तो वो अलग विषय है। लेकिन इसमें जिन्होंने पहले से ही फैसला सुना दिया कि ये भगवा आतंकवाद है, उनको भी उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए कि ये रचना किसकी थी, किसने रचना की थी कि भगवा आतंकवाद शब्द का पहले घटना हो जाए और फिर उसको भगवा आतंकवाद शब्द का नाम दिया जाए। इसलिए उनको भी इस इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत अपराधी मान करके उनको भी ऐसी यातनाएं मिलनी चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एनआईए को लेकर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इस केस को
वाटर डाउन किया गया था, कहीं इस केस को लूज किया गया था। यह भी कहीं ना कहीं सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने भारत की वो कौन सी संस्था है जिसको कलंकित नहीं किया है? सीबीआई हो, एनआईए हो, किसको नहीं किया है? क्योंकि उनको लगता है कि हमारे नौकर रहें, हमारे इशारे पर चलें, हमें खुश करने वाले काम करें। वो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और ये शहजादों की मानसिकता से निकल नहीं पाए हैं। ये औरंगजेबी जो शहजादे थे उनकी मानसिकता से निकल नहीं पाए हैं, इसलिए इनको ये परेशानियां, इस वजह से इस तरह के शब्दों के प्रयोग करती उनको शर्म आनी चाहिए। मैंने सुना कि आपके आंसू छलक गए उनके जब आपको पता चला कि ये सातों बरी हो गए दीदी 17 साल के बाद। अपना प्रज्ञा, उनकी रिहाई का बहुत हाँ मैं बहुत आनंद व्यक्त करती हूँ और अपनी आत्मा में अपने आप को विजेता अनुभव करती हूँ। और ऐसे लोग हमें देखने को मिले हैं जिनने मृत्यु से ज़्यादा कष्ट देने वाली यातनाएं झेल करके भी बेकसूर लोगों के नाम अपने मुंह से नहीं निकाले। इनका पूरे देशवासी और हिंदू समाज की तरफ से अभिनंदन करती हूँ। शुक्रिया उमा भारती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 17 साल के बाद फैसला। उमा भारती कह रही है कि कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक की राजनीति में हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा था। एडवोकेट अर्शदीप, क्या आपको लगता है कि यह बात सही है? अर्शप्रीत जी, क्या यह बात सही है? क्योंकि बार बार अब कांग्रेस पर यह आरोप लग रहा है, खास करके जब से यह फैसला आया है कि आपने यह शब्द गढ़ा और अब आज अदालत ने कहा कि देखिए कोई एविडेंस ही नहीं है, क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। आप म्यूट पर है अर्शप्रीत, आप म्यूट पर है। जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं आपको अभी सुन पा रहा हूं, बोलिए। जी देखिए, नंबर एक ये है, ये जिस टर्म का आप जिक्र कर रहे हैं ये कॉइन की गई थी, घड़ी गई थी। जो श्री सिंह जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने ज्वाइन किया था और उसके बाद मंत्री भी बनाए गए थे, उन्होंने इस शब्द को सैफरन टेररिज्म का इजाज किया था, नंबर एक। नंबर दो, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। और तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज का जवाब दे। ये ऑर्डर को वेलकम कर रहे हैं साहब, जबकि भारतीय जनता पार्टी को तो कहना चाहिए कि हम इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। ये प्रोसिक्यूशन में है और उसके बावजूद ऑर्डर को वेलकम कर रहे हैं। यहां से क्या पता लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की क्या धारणा है, क्या नजरिया है? इस चीज का जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। स्पेसिफिक सवाल है, 2015 में स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहिणी सालियान जी, उन्होंने 2015 में ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उनको धीरे हो जाने को कहा, उनको कहा कि आप सॉफ्ट हो जाइए मुलजिमों को लेकर के, और उसके बाद 2017 में उनको हटा दिया गया। मेरा भारतीय जनता पार्टी को सवाल है, क्या इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कुछ कहेगी? मोदी साहब कुछ कहेंगे? अमित शाह साहब कुछ कहेंगे? या कंसर्न मतलब आपका कहना है कि ये हिंदू टेरर का शब्द जो है, सैफरन टेरर का शब्द कांग्रेस ने नहीं शुरू किया था? देखिए, श्री सिंह जी, क्योंकि इस केस के बाद ही कांग्रेस के नेताओं ने यह शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया था और आप कोर्ट कहती है कि भाई धर्म ही नहीं होता किसी आतंक का। उमा भारती कह रही कि आतंकवादी धर्मी होते हैं। देखिए, दो चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि श्री सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, मंत्री बने थे, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया, इजाज किया। दूसरी बात, मैं क्लियर शब्दों में एक चीज कहना चाहता हूं कि जो लोग इस ब्लास्ट में मारे गए, जो परिवार उजड़े, जो लोगों ने सफर किया, भारतीय जनता पार्टी इस ऑर्डर को वेलकम करके उनके साथ नाइंसाफी कर रही है, उनके साथ धक्का कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी उनको कोई जवाब नहीं देगी। क्या भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेवारी नहीं थी कि इंश्योर करते कि जस्टिस भंडारी, एक सवाल कांग्रेस कह रही है कि एनआईए के पास ये केस ट्रांसफर होने के बाद 2010 में और उसके बाद खास करके 2014 के बाद इस केस को कमजोर किया गया। जिस तरीके से इस केस को चलाया गया उसके वजह से इस केस का यह हश्र हुआ है, वरना उनका यह कहना है कि यह केस तो काफी मजबूत केस था, लेकिन एनआईए के पास जाने के बाद, रोहिणी सालियन का उदाहरण दे रहे हैं जो पहली पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी इस पूरे मामले की। आप तो जानते हैं प्रदीप भंडारी, रोहिणी सालियन को। साहिल जी, मैं इनको सुन रहा था, मैं उम्मीद करूंगा कि जब मैं बोलूंगा ये बीच में ना बोले। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, हिंदू नॉट अ टेररिस्ट।
रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, हिंदू नॉट अ टेररिस्ट। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, हिंदू नॉट अ टेररिस्ट। अजय राहिलकर, हिंदू नॉट अ टेररिस्ट। सुधाकर चतुर्वेदी, हिंदू नॉट अ टेररिस्ट। स्वामी अमृतानंद, हिंदू नॉट अ टेररिस्ट। समीर कुलकर्णी, हिंदू नॉट अ टेररिस्ट। आज कोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि जो सुशील कुमार शिंदे ने खुद माना अभी अपने रीसेंट इंटरव्यूज में कि कांग्रेस पार्टी ने यह जड़ा था कि हिंदू आतंकवादी होता है, वो एक बोगस थ्योरी है और यह सुनियोजित तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। सितंबर के अंदर इन सभी को फेक चार्जेस के अंदर अरेस्ट करा था। उसके बाद मुंबई टेरर अटैक होता है 2 महीने के अंदर। उसके बाद कसाब को एक हिंदू आतंकवादी करके आरएसएस की साजिश कहा जाता है मुंबई टेरर को। क्या ये सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस है? सिमी जैसा आतंकवादी संगठन को दिग्विजय सिंह क्लीन चिट देते हैं, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? सिमी के वकील सलमान खुर्शीद होते हैं, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? राहुल गांधी कहते हैं कि भाई हिंदुत्व टेररिस्ट है, रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं हिंदुत्व टेररिस्ट है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? 2007 का समझौता ब्लास्ट केस के अंदर पहले 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को एजेंसी पकड़ती है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार के कहने पे उनको छोड़ दिया जाता है। ये वापस से कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द होता है। कोर्ट ने कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू आतंकवादी नहीं होता और कांग्रेस पार्टी का केस जो होता है वो फुस हो जाता है। ये सिर्फ उसी तक सीमित नहीं है। हैदराबाद मक्का मस्जिद केस के अंदर 100 लोगों को ये पकड़ते हैं जो इनका वोट बैंक के कारण ये छोड़ देते हैं क्योंकि इनको वोट बैंक चाहिए रहता है। बटला हाउस के अंदर सलमान खुर्शीद कहते हैं कि सोनिया गांधी के आंसू जो है वो टपकते आतंकवादियों के लिए। क्या ये सब कुछ सब कोइंसिडेंस है? कुछ नहीं कांग्रेस पार्टी प्रूव कर पाई। 8 से लेकर 14 के बीच में कांग्रेस पार्टी के पास में सरकार थी। साध्वी प्रज्ञा भारती को टॉर्चर करा गया, पीटा गया, रात को सोने नहीं दिया, कपड़े उठा के पीटा गया, कुछ नहीं किया गया, खाना नहीं दिया। इनफैक्ट एक सर्विंग आर्मी के कर्नल पुरोहित को, एक सर्विंग आर्मी के कर्नल को फ्रेम किया गया जिसको 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। इतनी साजिश रचने के बाद आज कांग्रेस पार्टी देश के सामने बेनकाब हो चुकी है और आज कांग्रेस को देश के हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि यही लोग सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स कहते हैं, यही लोग प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनने देते और यही लोग एक केस के अंदर खुद वकील होते हैं, खुद प्रोसिक्यूशन होते हैं हिंदुओं को आतंकवादी करने के लिए। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब के अंदर भी लिखा हुआ है, कई ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जिसके अंदर वो डिसएग्री कर रहे थे सरकार से, पर सोनिया गांधी जी के कहने पर वो केस आगे बढ़ते थे। तो साहिल जी, अगर कांग्रेस को लगता है कि चैलेंज करना चाहिए तो जाइए कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद को लेके, जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर को चैलेंज करते थे। पर आज कोर्ट के केस ने साबित कर दिया कि जो लोग आरएसएस को आतंकवादी संगठन कह रहे थे, जो इस देश के हिंदू समाज को आतंकी करना चाहते थे, जो आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन से हिंदुत्व को जोड़ते थे अपनी किताब द सैफरन स्काई के अंदर, इसका मतलब क्या हम ये पकड़ कर चले? अर्शप्रीत, आपको इसका जवाब देना है, लेकिन क्या इसका मतलब हम ये पकड़ के चले कि इस केस को अब हायर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा? क्योंकि एनआईए का स्टेटमेंट तो अब तक सिर्फ इतना आया हुआ है कि वो जजमेंट देखेंगे, उसके बाद इसका फैसला करेंगे। और अर्शप्रीत के पास जाने के पहले एक बार फिर प्रदीप भंडारी, 2 एक्यूज जिनका नाम आप भूल गए हैं, और आज अदालत ने उनके बारे में साफ शब्दों में कहा है कि एनआईए को उनको ढूंढ निकालना है और उसके बाद उनके खिलाफ भी चार्जशीट फाइल करनी है। एक है रामजी कलसांगरा और दूसरे हैं संदीप डांगे। एनआईए के पास केस जाने के बाद भी पिछले 15 साल में एनआईए अब तक उनको ढूंढ नहीं पाई है और उनको अभी तक क्लीन चिट एनआईए की तरफ से नहीं दी गई है। तो कुल मिलाकर अभी भी आरोपी इसमें फरार है, ये चार्जशीट में साफ शब्दों में लिखा गया है। आप प्रदीप भंडारी, आपके पास भी चार्जशीट होगी, जल्दी से मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि क्या हम ये मान के चले कि सरकार ने फैसला कर लिया है कि जो भी निचली अदालत का फैसला है वो सही है और इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा? ये सरकार ने मन बना लिया है। अभी हम 2008 से ये कहते हुए आए हैं कि हिंदू आतंकवाद जैसा कोई शब्द नहीं होता, परंतु ये जरूर कांग्रेस के नेताओं की जांच होनी चाहिए, कांग्रेस के नेताओं की जांच होनी चाहिए। प्रदीप भंडारी, इस बात को मैं मानता हूं, नहीं मैं तो कह रहा हूं जांच। प्रदीप भंडारी, इस बात को मैं मानता हूं, नहीं प्रदीप भंडारी, मैं इस बात को मानता हूं, प्रदीप भंडारी, इस बात को मैं मानता हूं कि किसी भी आतंकवाद के साथ धर्म का नाम नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और इस पैनल पर बैठे सभी लोगों से यह गुजारिश है कि किसी भी आतंकी का नाम धर्म के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यह बात तो बिल्कुल सही है, आतंकवादी आतंकवादी होता है, लेकिन एविडेंस एविडेंस होता है। एनआईए को लेकर भी जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने कई सारी चीजें क्यों नहीं रखी। रोहिणी सालियन का नाम अर्शप्रीत यहां पर ले रहे थे, तो मैं आपसे यही पूछने की कोशिश कर रहा हूं, क्या सरकार ने मन बना लिया है कि इस केस में हम हायर कोर्ट में नहीं जाएंगे? जिस तरीके से मुंबई के 7/11 के ट्रेन धमाके के मामले में जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया, सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, उस केस में भी अदालत की तरफ से यही बताया गया कि यह सारे आरोपियों के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। तुरंत एक दिन में सुप्रीम कोर्ट जाकर
हाईकोर्ट के जजमेंट पर स्टे लाने का काम सरकार की तरफ से किया गया। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या हम यह मानकर चले कि सरकार कह रही है कि जो फैसला ट्रायल कोर्ट ने दिया हुआ है वो सही है और इसके आगे हम नहीं जाएंगे, यह हम कहकर चले? प्रदीप भंडारी, हम इस फैसले से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। हम जब विपक्ष के अंदर थे तब भी हम कहते थे कि ये पूरा केस फर्जी है। एनआईए एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के अधीन रूप से कर रही है। 10,800 सबूत, 323 गवाह और 5 जज के बाद में 17 साल बाद 7 को निर्दोष कहा गया है। जो मुंबई की आप बात कर रहे हैं वहां सरकार की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता साफ कर रहे हैं कि इस केस में किसी भी तरीके से हायर अदालत में चैलेंज नहीं किया जाएगा। और उस पर मुझे वारिस पठान, नितिन सातपुते यहां पर बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि वो इसको लेकर पीआईएल फाइल करने वाले, उनके पास भी जाऊंगा। रतन शारदा जी के पास भी मुझे जाना है, लेकिन जल्दी से अर्शप्रीत आपका जवाब। देखिए, मैं 2-3 चीजें यहाँ पे बता दूं। पहले तो भंडारी साहब को विनती है, आपको 2-3 अहम सवाल किए थे, किसी का जवाब आपने दिया नहीं, लेकिन अब सवाल का जवाब जरूर दे दीजिएगा। 7 विटनेस के बयान रिकॉर्ड हुए थे मैजिस्ट्रेट साहब के सामने। वो जो रिकॉर्ड था वो गायब हो गया। वो रिकॉर्ड कहाँ चला गया साहब? आप प्रोसिक्यूशन है आपकी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया भंडारी साहब, आपको इंटरप्ट नहीं किया काइंडली। भंडारी साहब आपको इंटरप्ट नहीं किया, भंडारी साहब आपको इंटरप्ट नहीं किया काइंडली, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। नंबर एक तो अगर आज वो बाइज्जत बरी हुए हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ फेलियर जाता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आपकी एज स्टेट एज प्रोसिक्यूशन जिम्मेवारी थी टू इंश्योर कि उनको सजा मिलती। और बम ब्लास्ट तो हुआ है, लोग तो मरे हैं, अगर ये नहीं है तो कौन है? और अगर वो कोई और लोग है तो वो कहाँ है? अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? दोनों एस्पेक्ट्स में, दोनों सूरतों में आपका फेलियर नजर आता है, आपका ब्लंडर नजर आता है। और उसके बाद कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड देखिए, वेलकम कर रहे हैं ऑर्डर को, ये नहीं कह रहे कि उसको चैलेंज करेंगे। स्टेट, आप स्टेट हैं, आप प्रोसिक्यूशन हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि आप इसको चैलेंज करें बतौर स्टेट, बतौर प्रोसिक्यूशन। आपका काम ऑर्डर दिलवाना नहीं है, ऑर्डर को लेकिन अर्शप्रीत एक मिनट, प्रदीप भंडारी आता हूं। अर्शप्रीत एक सेकंड सुन लीजिए प्लीज। नहीं अर्शप्रीत, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, नहीं एक सेकंड, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, प्रोसिक्यूशन का काम बरी कराना नहीं, सजा दिलवाना होता है। और दूसरी चीज आप जरूरी चीज मैंने ठीक है, एक मिनट, लैक ऑफ एविडेंस, कोर्ट ने कहा लैक ऑफ एविडेंस, लैक ऑफ एविडेंस क्यों हुआ? अच्छे से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? एक मिनट, कांग्रेसियों ने, मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज इनको चुप करवा लीजिए। प्रदीप भंडारी बीच में नहीं, जरा मुझे एक सवाल पूछने दो उनको, जरा मुझे एक सवाल उनको पूछने दो। अर्शप्रीत सुनिए, मेरा एक सवाल बाकी है, क्योंकि देखिए ये दोनों धमाके महाराष्ट्र में हुए हैं और दोनों धमाके 2 साल के भीतर हुए हैं। 2006 में ट्रेन धमाका होता है, आपकी सरकार होती है, गलत इन्वेस्टिगेशन होता है, इसीलिए तो हाईकोर्ट ने कहा ना कि कोई सबूत नहीं है आपके खिलाफ। तो आपने एक तरफ ऐसे लोगों को पकड़ा कि जो ट्रेन धमाके में पकड़े गए, जिनको ट्रायल कोर्ट से सजा मिली, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ये पूरा मेडअप एविडेंस नजर आ रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी तरफ जब दूसरे लोग पकड़े गए तो वो केस आप अदालत के सामने खड़ा ही नहीं कर पाए। 2008 से लेकर 2014 तक 6 साल आपके पास थे, आपकी सरकार थी उस वक्त। साहिल जी देखिए, मैं 2-3 चीज स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को शायद ये नहीं पता कि प्रोसिक्यूशन का काम सजा दिलवाने का होता है, बरी करवाने का नहीं होता। दूसरी बात, और ये जो इमोशंस बाहर आ रहे हैं ना, ये जो प्यार बाहर आ रहा है, बीइंग प्रोसिक्यूशन, बीइंग द स्टेट, यहाँ से बड़ा कुछ सामने आ रहा है। और तीसरी बात, एक मिनट सुन लीजिए, तीसरी बात, आप वकील हैं, आपको भी याद होना चाहिए कि 2006 में मालेगांव में जो ब्लास्ट हुए थे, उसमें जो लोग पकड़े गए थे, उनके खिलाफ हमारे पास सबूत नहीं है, इनको छोड़ दो। ये कांग्रेस सरकार के समय ही आपने बताया था अदालत को, वो गलत अरेस्ट हुए हैं, इनके खिलाफ सबूत नहीं है, इनको छोड़ दो, वो बरी हो गए सारे लोग। एक सेकंड, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं इंश्योर किया? अगर कुछ ऐसा था तो सप्लीमेंट्री चालान पेश कर सकते थे। इट कुड हैव बीन प्रेजेंटेड एट एनी स्टेज। एक मिनट, 319 की एप्लीकेशन लगा करके किसी को भी तलब करवा सकते थे, किसी को भी समन करवा सकते थे, ना कोई 319 की अर्जी लगाई। और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी इस चीज का जवाब दे, अगर कोर्ट कह रही है कि लैक ऑफ एविडेंस है, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, तो भारतीय जनता पार्टी का फेलियर नजर आएगा। और क्या नजर आएगा भारतीय जनता पार्टी बताए? चलिए मैं जल्दी से प्रदीप भंडारी आपके पास आने के पहले 26 नवंबर 2008 को, अर्शप्रीत सुनिए जरा एक सेकंड सुनिए। प्रदीप भंडारी, 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, वो टेरर अटैक शुरू होने के 1 घंटे पहले मैंने एटीएस के चीफ हेमंत करकर के साथ बातचीत की थी, मुंबई में की थी, और तब उन्हें पूछा था कि आपके पास सबूत क्या है,
और तब वो पूरी तरीके से टेंस थे क्योंकि उनके खिलाफ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन छेड़ रखा था। हेमंत करकरे ने 2008 को 26 नवंबर 2008 को मुंबई टेरर अटैक शुरू होने के पहले क्या बोला था, जल्दी से सुन लेते हैं। उसके बाद प्रदीप भंडारी मुझे आपके पास आना है, जल्दी से करकरे ने क्या कहा था सुन लेते। करकरे साहब, 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से बार बार आरोप एटीएस पर लग रहे हैं, उन आरोपों के बारे में आपका क्या? ये कोर्ट में आरोप लगाए हैं, हमने आरोप सीरियसली लेके जो भी हमारा कहना है हम कोर्ट के सामने रखेंगे। आरोप सही तो नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा है उसका फैक्चुअल पोजीशन जो है वो हम कोर्ट के सामने रखेंगे। जब से पहली गिरफ्तारी हुई है, 23 अक्टूबर को पहली गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जिस तरीके से बार बार ये कहा गया कि जानबूझकर गिरफ्तारी की जा रही है, कोई प्रेशर है एटीएस पर, एक के तहत की जा रही है, क्या इन आरोपों का जवाब देने के लिए क्या आपने तैयारी करके रखी हुई है? क्या आपको लगता है कि ये तो मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ, एटीएस पे किसी भी ऑफिसर पे जरा भी प्रेशर नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है। हम पूरा प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं और हमेशा जो स्टेप ली है वो पूरे कानून के दायरे पे ली है, अवेलेबल एविडेंस पे ली है। जब एक एविडेंस अवेलेबल हुआ है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे नहीं, तो जब तक कुछ कॉरोबोरेशन नहीं मिला है, कुछ वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तब तक हमने आगे की स्टेप नहीं ली है। लेकिन जो चीज़ें बार बार आती गई कि आरएसएस के लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिश है, कुछ इन लोगों ने बाकी सारी जो साजिशें की थी उसके बारे में जो खबरें आती गई, क्या उसके बारे में क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये ऐसा कहना, किसी संगठन पे उंगली उठाना, ये गलत है। हमने जो आरोपी, जो सस्पेक्ट्स है, जिनके खिलाफ एविडेंस अवेलेबल है, उनको हमने पिकअप किया है। उस बीच कई सारी चीज़ें आपको मिली, लेकिन नहीं, किस संगठन से जुड़े हैं, क्या है, इसका हमने ना तो इंक्वायरी किया है, ना तो वो जरूरी है। ये कहना गलत होगा कि किसी संगठन का हाथ है या नहीं है, क्योंकि हमने उसकी तरफ देखा ही नहीं है। हम सिर्फ सस्पेक्ट की तरफ देख रहे हैं, हम एविडेंस की तरफ देख रहे हैं। आपके पास क्या पुख्ता सबूत है? आप कह सकते हैं कि अगर कल कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आपको साबित करना पड़े तो आप पूरे इसके साथ साबित कर पाएंगे इन सारी चीज़ें? हमने जो भी कार्रवाई की है, अरेस्ट की हो या इंक्वायरी की हो, वो हर कार्रवाई एविडेंस के आधार पे की है। ये एविडेंस कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट इनको एग्जामिन करके जो भी प्रमाण सही रहेगा उसके अनुसार न्याय करेगी। सर, एक आखिरी सवाल है कि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, क्या उनको फरार घोषित किया गया है? उसके बारे में कुछ जांच शुरू कर दी गई है कि कुछ लोगों की तलाश आपकी अभी भी जारी है? द प्रोसेस इज ऑन। कब तक ये मामला पूरा सॉल्व होने की उम्मीद आपको लगती है? कब तक आप पूरी साजिश की गुत्थी सुलझा के मीडिया के सामने रख सकेंगे, ऐसा आपको लगता है, या देश के सामने? कानून हमें ऑर्डिनरी 90 दिन देता है, मौका में तो 180 दिन मिलते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कानून ने जो हमें समय दिया है उसके पहले ही हम ये गुत्थी सुलझा पाएंगे। इस इंटरव्यू के 2 घंटे के बाद, करीब 2 या 2.5 घंटे के बाद, हेमंत करकरे कसाब की गोलियों का शिकार हुए थे। ये जस्ट 2 घंटे पहले मैंने किया हुआ इंटरव्यू था। प्रदीप भंडारी, जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद रतन शारदा के पास मुझे जाना है। साहिल जी, प्रोसिक्यूशन का काम निर्दोषों को सजा दिलाना नहीं होता है। प्रोसिक्यूशन का काम सही एक्यूज को सजा दिलाना होता है। कांग्रेस पार्टी का ये पूरा केस इतना फर्जी था, पंचनामा गलत बनाया गया था। अरे भाई, बीच में मत बोलो, बीच में बोलो मत, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। साहिल जी, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। अरे ये नहीं, बीच में नहीं, हर्षप्रीत जी बीच में नहीं, प्लीज। देखिए, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, बीच में नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। हर्षप्रीत जी प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, समय खत्म हो जाएगा वरना। प्लीज प्रदीप भंडारी, जल्दी से। आप उनको बोले, इनको बोले बीच में नहीं बोले, नहीं हर्षप्रीत जी प्लीज बीच में नहीं। मैंने आपको समय दिया था, आपको पूरा समय दिया था। प्रदीप भंडारी, आपकी बात खत्म करिए, आप बाकी के लोग भी इंतजार करें। मैं अचंभित नहीं हूं कि कांग्रेस पार्टी यहां पे वापस से हिंदू आतंकवाद केस को आगे ले जाना चाहती, जो एक फर्जी केस था, क्योंकि 17 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी ने कहा था कि इस देश को में आतंकवादियों से ज्यादा खतरा हिंदुओं से है, और 2010 में चिदम्बरम ने कहा था सैफरन टेरर। अर्शदीप ने और कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज स्पष्ट कर दिया कि तब से लेकर अभी तक कांग्रेस में कुछ नहीं बदला। ये लोग हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं और पाकिस्तान को क्रेडिट देते हैं। ये स्टेटमेंट ज्यादा सही है इस पूरे मामले में कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि आतंकी तो किसी भी धर्म का हो सकता है। आज भी उनका स्टेटमेंट वही है, और बीजेपी कहती है कि हिंदू आतंकी बन ही नहीं सकता। अभी भी 2 आरोपी है जो फरार है, और एनआईए ने भी उनको फरार रखा हुआ है। साहिल जी, पहली बात तो यह है कि जब तक आरोपी हिंदू नहीं होता तब तक कोई धर्म नहीं होता उसका। हिंदू या आतंकवादी है ये सिद्ध करने के लिए कांग्रेस कब से लगी हुई है
कब से हिंदुओं को कॉर्नर करने की कोशिश हो रही है। इसलिए आतंकवाद धर्म नहीं होता जब तक वो आतंकवादी हिंदू धर्म के आसपास ना हो। ये तो रिकॉर्ड है कांग्रेस का। और ये आज की बात नहीं, मैं आपको इतिहास में जाना चाहूंगा। 1993 में माननीय शरद पवार जी ने कहा कि मैंने 13वां बॉम्ब जो है विस्फोट इन्वेंट किया ताकि बैलेंस रहे हिंदू मुस्लिम के अंदर। क्या ये हिंदुओं को कॉर्नर करने की कोशिश थी, बैलेंस करने की कोशिश थी? क्या किसी ने कहा कि इस प्रकार का खतरनाक खेल आपने क्यों खेला? 2002 में गोधरा में ट्रेन के अंदर लोगों को बंद करके जलाया जाता है। 2004 में यूपीए गवर्नमेंट का लालू यादव एक कमीशन बिठाते हैं जो कहते हैं कि लोगों ने खुद के ऊपर तेल छिड़क के खुद को आग लगा ली। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो तीर्थ जाएगा, आते हुए खुद को आग लगाएगा? वो भी इनकी थ्योरी चली। इशरत जहां का एनकाउंटर हुआ, वो हमारी बिहार की बेटी थी, अमित शाह की सरकार ने उसको मार दिया और बेगुनाह थी, जबकि इस्लामिक संगठन ने कहा हमारी लड़की थी वो। और उसके कारण, उसके और बाद में सोराबुद्दीन जैसे गन रनर के कारण, स्मगलर के कारण अमित शाह को इन्होंने जेल में डाला, प्रताड़ना की, गुजरात से निकाला। उसी का हिस्सा था कि हिंदू ऐसे ही होते हैं। उसके बाद समझौता एक्सप्रेस के अंदर एक इंक्वायरी चली जो कि कुछ और लोगों पे उंगली उठा रही थी। वही सरकार दोबारा इंक्वायरी शुरू करती है। कौन सा देश है जहाँ इंक्वायरी कमेटी, जो इंक्वायरी की एजेंसी है, एक ही केस के ऊपर दो केस दायर करती है जो एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध है, और उसके बाद में वो व्यक्ति छूट जाता है? ये सैफरन टेरर की शुरुआत थी, मालेगांव शुरुआत नहीं थी। ये शब्द जो हुआ उस समय हुआ, और जिसने भी शब्द निकाला, क्या कांग्रेस के नेता इतने मूर्ख, इतने छोटे और इतने जाहिल हैं कि वो शब्द का उपयोग लगातार करते रहे 2013 तक? वो सुशील कुमार एआईएमआईएम कह रहे हैं, चिदम्बरम, ओवैसी कह रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में एनआईए ने जानबूझकर इस केस को कमजोर किया। रतन शारदा जी, ओवैसी कह रहे हैं कि जानबूझकर कमजोर किया गया इस केस को। जब सरकार 2013 तक कहते हैं कि आरएसएस के लोग ट्रेनिंग देते हैं टेररिस्टों को, उसके आगे तो कोई जवाब मिला नहीं। अब आता है एनआईए के ऊपर। जब आप एक केस चलाते हैं, उसके ऊपर आरोपी पकड़ते हैं, बाद में आप आधे के अंदर पूरी दिशा बदल देते हैं, यू टर्न मारते हैं और एक नई कहानी गढ़ते हैं। कहानी में प्रूफ कहां से बचेंगे? यहाँ पर जब आपने कर्नल पुरोहित के घर में आरडीएक्स इम्प्लांट हुआ, इसके बारे में बात हुई, जब वहां के फौजी उनके साथ खड़े रहे, आर्मी ने उनको कभी निकाला नहीं, उसके बावजूद एक फौजी का कैरियर बर्बाद किया, उसको फंसाया, 9 साल उसको जमानत नहीं दी गई और ना केस दायर किया गया। क्या कोई केस रह सकता है? क्यों केस अब तक चल रहा था? और आप कह रहे हैं कि गलत तरीके से केस को पेश किया जा रहा है, और यहां पर तो लोग कह रहे हैं कि, और खास करके अदालत कह रही है कि कोई सबूत तो है नहीं। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फिर वारिस जी? साहिल भाई, मैं 35 मिनट से बैठ के सुन रहा हूँ, मुझे ज़रा पूरी तरह बोलने देंगे, मौका देंगे तो अच्छा लगेगा। साहिल भाई, बात नंबर 1 तो ये है कि आज एनआईए की स्पेशल अदालत ने 7 लोगों को जिनके ऊपर इल्ज़ाम था मालेगांव ब्लास्ट का, उनको बरी कर दिया। ये कहा कि एविडेंस नहीं है, एनआईए एटीएस प्रूव नहीं कर सके, प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर सका केस, हमने सबको बरी कर दिया। अब सोचने वाली बात ये, 6 नमाजी जो उस दिन वहाँ पर मस्जिद में जा रहे थे, मक्का मस्जिद में, उनकी जान चली गई, 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। एनआईए एटीएस हर चीज़ के इन्वेस्टिगेशन में आया था कि मोटरसाइकिल यूज़ हुई है, वो मोटरसाइकिल जिसमें धमाका हुआ वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर थी। अब बात नंबर 2 इम्पोर्टेंट ये है कि अभी कुछ दिन पहले एक जजमेंट मुंबई की उच्च न्यायालय ने दिया मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के ऊपर, जिसमें 12 लोग जो 18 साल से जेलों में बंद थे, बेगुनाह बेकसूर, उनको डिक्लेयर किया, हाईकोर्ट ने उनको बरी कर दिया। महाराष्ट्र की सरकार देवेंद्र फडणवीस ने लाइटनिंग स्पीड से सीधा 670 पन्ने के जजमेंट को इमीडिएटली उसको अपील फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बहरहाल स्टे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग बेल पर है उनको अभी जेल में डालने की जरूरत नहीं है। अब मेरा सवाल देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र की सरकार से, क्या इतनी ही लाइटनिंग स्पीड से, इतना ही फास्ट इस एक्विटल को वो अपील करेंगे या नहीं करेंगे? बात नंबर 1 ये। बात नंबर 2 अहम ये बात है कि रोहिणी सेलियन जो इस केस की प्रोसिक्यूटर थी, उन्होंने 2015 में कहा था कि एनआईए ने मुझे कहा इस केस पे स्लो जाओ। क्यों स्लो जाने के लिए कहा था? बात नंबर 3, साध्वी प्रज्ञा जो इसकी एक्यूज, उसको तो बीजेपी ने बहरहाल रिवॉर्ड करके उसको तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वो बन गई थी। उन्होंने हेमंत करकरे जो हमारा बहादुर सिपाही 26/11 के दिन आतंकवादियों की गोलियों का निशान बन गया, शहीद हो गया, उसको कहा था कि मैंने उसको श्राप दिया था। बात नंबर 3, अभी आपने हेमंत करकरे जी का, शहीद हेमंत करकरे जी का इंटरव्यू बता, उन्होंने क्या कहा? हमने एविडेंस की बुनियाद के ऊपर, हमने तमाम तथ्य की बुनियाद के ऊपर आरोपियों को अरेस्ट किया है। आपने सवाल भी किया कि बाकी के जो 2 आरोपी क्या उनको आप एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल डिक्लेयर करेंगे। तो एटीएस ने अगर ये कहा था तो आज इन लोग किस तरह से बाहर
छूट गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है साहिल भाई। अब और भी सवाल तो ये सैफरन टेरर वाला क्या चक्कर है? आया कहां से? आरडीएक्स यूज हुआ था, आरडीएक्स लाया कौन? मैं उस पर भी आ रहा हूं। देखिए साहिल भाई, मैं एडवोकेट भी हूं, मेरा मानना है आतंकवाद, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का एक ही एम, एक ही निशाना होता है, टेरर करना, क्रिएट करना। और हमने हमेशा से आतंकवादी गतिविधियों की कंडेमनेशन की है, खंडन करते थे, करते रहेंगे। हम चाहते हैं देश से आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो जाए। आतंकवादियों की कोई जगह नहीं है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए, ये हमारा मानना है। अब ये जो 6 लोग की जाने चले गई, जो 100 लोग इंजर्ड हो गए, बताइए किस तरह हुआ? बम कहां से आया? आसमान से गिरा, जमीन से निकला, किसने फोड़ा? मोटरसाइकिल कहां गई? आरडीएक्स कहां से आया था? कर्नल पुरोहित का क्या? ये तमाम चीजें जो है प्रदीप भंडारी होना जरूरी है। एनआईए एटीएस के ऊपर किया किसने फिर मानेगा? कथित सेक्युलर पार्टी के नेता जो मांग रहे थे एटीएस इंक्वायरी करो, कहां चले गए? उनका भी तो जवाब लेना पड़ेगा ना साहिल भाई। वारिस पठान जी, जब 2006 के ये टेरर का केस आया था जिसकी अभी बात कर रहे हो, और उसमें जब जिसको हम लोग ने चैलेंज किया, आप तो कह रहे थे कि भाई मुसलमानों को जो बरी किया गया, मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो गई। अभी जो केस, जो बॉम्बे हाईकोर्ट के केस को हमने चैलेंज किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, आप तो वोट बैंक के नाम पे कह रहे थे कि मुसलमानों को टारगेट किया गया। आप तो आतंकवादियों के केस लड़ने जाते हो ना, जाओ लड़ने। अरे मैं कह रहा हूं, आप तो आतंकवादियों के केस लड़ने जाते हो। आप और कांग्रेस मिलकर चैलेंज करो। आप और कांग्रेस दोनों समझते हो कि हिंदू आतंकवादी होता है, तो आप और कांग्रेस जाके चैलेंज करो। अरे 330 में से 100 विटनेस तो हॉस्टाइल टर्न कर गए। 100 विटनेस ने क्या बोला इस केस के अंदर? कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हम पर प्रेशर बनाया था, पूरा केस फर्जी था। और ये तो हो गई क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी आतंकियों का धर्म नहीं होता है, तो प्रोसिक्यूशन का धर्म होता है। हाफिज सईद, नहीं, एक सेकंड, आतंकियों का धर्म नहीं होता है, लेकिन प्रोसिक्यूशन का धर्म होता है। बिल्कुल नहीं होता। नहीं, एक मिनट, प्रदीप भंडारी, प्रोसिक्यूशन का धर्म होता है, आतंकियों का धर्म नहीं होता है। 2006 के धमाके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 2008 का मालेगांव केस एनआईए लड़ रहा है, बिल्कुल, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। अरे साहिल जी, पूरा केस ही फर्जी बनाया कांग्रेस पार्टी ने, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को पूरा साजिश करने के लिए केस बनाया। हम जब पूरी एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन करी, अगर हम लोग को करना होता वारिस पठान, ये बात है, पूरा केस कांग्रेस पार्टी ने, वो कह रहे हैं कि फर्जी केस बनाया, इसके लिए नहीं जाएंगे। फर्जी बनाया था, फर्जी केस बनाया, इसके लिए नहीं जाएंगे। के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरा केस जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए अपने वोट किया जा रहा है। आपके चैनल पे बैठ के जिसका इंटरव्यू साहिल भाई आपने लिया था, मैं किसी और ने नहीं। एआईएमआईएम और कांग्रेस, सुनिए प्रदीप, सुनिए, आप सुनिए, आवाज बंद करो। इतने सालों तक हिंदू आतंकवाद जैसी फर्जी। प्रदीप भंडारी जवाब लेते हैं, प्रदीप भंडारी जवाब लेते हैं। वारिस पठान, आपको जवाब मिल गया होगा। वो कह रहे हैं कि 2006 का जो केस है वो फर्जी नहीं है, जो गिरफ्तार हुए थे वो सही हुए थे, लेकिन 2008 का केस फर्जी है, इसलिए नहीं जाएंगे ऊपरी अदालत में। एक सवाल देखिए, ये कितना बड़ा अपमान शहीद हेमंत करकरे जी का हुआ है, समझ लीजिए। इनकी जुबान से जो निकले अल्फाज, इनको माफी मांगनी चाहिए देश के सामने। साहिल भाई, आपने खुद ने इंटरव्यू लिया है 26/11/2008 को, उसमें आपको हेमंत करकरे ने कहा हमने एविडेंस, आधार, उसकी बुनियाद के ऊपर सबको अरेस्ट किया। कुछ तो शर्म करो। जब बुलेट प्रूफ जैकेट, अरे तुम कांग्रेस को सवाल करो ना, देश का सवाल है यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है, देश की नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। साहिल भाई, इनका आवाज बंद करो। मुझे पता है जब इनके पास जवाब नहीं होता। एक मिनट भंडारी, प्रदीप भंडारी, एक सेकंड। वारिस पठान जल्दी से खत्म करिए, नितिन सातपुते भी इंतजार कर रहे हैं। नितिन सातपुते कह रहे हैं कि वो पीआईएल फाइल करने वाले हैं, उनको भी पूछना है मुझे सवाल। जल्दी से वारिस पठान, आपकी बात खत्म करिए। रतन शारदा भी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से। नहीं, वो पीआईएल फाइल करेंगे। क्यों महाराष्ट्र की सरकार देवेंद्र फडणवीस अपील क्यों नहीं फाइल करेंगे इस एक्विटल के खिलाफ? एनआईए था, एटीएस था, सबने कहा। रोहिणी सोलियन का स्टेटमेंट है, हेमंत करकरे का स्टेटमेंट है, क्यों नहीं करेंगे? जल्दी से नितिन सातपुते, कानून सबके लिए, जरा लड़ाई बंद करिए प्लीज सबकी। ये प्रदीप जरा एक मिनट सबको शांत करिएगा जल्दी से। नितिन सातपुते, क्यों आप पीआईएल फाइल करना चाहते हैं? देखिए, सरकार तो कह रही है कि हम तो नहीं जाएंगे ऊपर, किस बात पर आप पीआईएल फाइल करना चाहते हैं? जल्दी से जरा बता दीजिएगा, फिर रतन शारदा के पास भी चलेंगे हम। बोलिए। देखिए, 29 सितंबर 2008 को ये हादसा हुआ है। उसके बाद ये केस के अंदर मकोका ऐड किया गया था, और बाकी बाद में यूएपीए भी ऐड किया गया। इसके अंदर 2011 एनआईए ने ये इन्वेस्टिगेशन को 2011 में टेक ओवर किया, 2016 में चार्जशीट फाइल किया, और सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट फाइल किया गया था उसके अंदर से उन्होंने
ये मोका के सेक्शन जो प्रोविजन है वो हटा दिए गए और ये जो प्रोविजन थे सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ हटाए गए। हालांकि कोर्ट ने, जो एनआईए कोर्ट है स्पेशल कोर्ट, उन्होंने इससे एनआईए की जो अर्जी थी ये चार्जेस हटाने का उसको खारिज कर दिया, उनके एप्लीकेशन खारिज कर दिया। अभी ये शुरुआत से लेकर आज तक ये जो सारा चार्जशीट जो है, चार्जशीट के अंदर जो एनआईए जो टीम है, एनआईए जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देश की सबसे बड़ी एजेंसी है और भरोसेमंद ऐसी एजेंसी है करके हम उसको मानते हैं और उसी तरह से उसके ऊपर भरोसा करते हैं। आज एनआईए ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है 2011 से लेकर 16 तक, उसकी चार्जशीट के चिथड़े को कोर्ट ने कर दिए। आज जजमेंट आ गया है, पूरे के पूरे सारे गवाह सबूत कैसे उन्होंने क्या केस के अंदर लैप्सेस रखे हैं। कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है, सारे एनआईए केस के अंदर कौन से लैप्सेस, क्या लैप्सेस रखे, वो सारा कच्चा चिट्टा कोर्ट ने खोल दिया है। वो जो आपने देखा होगा जहां पर आर्डिक्स रखा था, जो खोली थी, जो रूम था, उसके अंदर जो आर्डिक्स था उसका स्केच नहीं बनाया। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का प्रोफेशनल नहीं है क्या? वो है, फिर भी उन्होंने स्केच नहीं बनाया। नहीं, लेकिन नितिन सातपुते, यहां पर आरोप यह लग रहा है कि पूरा पहले से ही इन्वेस्टिगेशन फर्जी था, पहले से जो लोगों को पकड़ा गया वही पूरी तरीके से फर्जी है। नहीं, केस ही गलत है क्या कहा जा रहा है? ये बात नहीं, ये अलग बात है। जितना मामला दर्ज होता है, मामला कुछ सबूत के बिना पे मामला दर्ज होता है, मामला दर्ज करने के बाद उनको बचाने के लिए कौन आता है, उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए कौन आता है, ये सारा जो ये पॉलिटिकल गेम है, जैसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, फिर भी मुझे दिखाई पड़ रहा है कि पॉलिटिकल गेम है। जैसा वारिस पठानी जी ने अभी कहा, पिछले हफ्ते जो 2006 का जो ब्लास्ट का जो जजमेंट आया था और जो बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने सबको एक्विट कर दिया और दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में जो अपील फाइल हुई थी, यानी कि अपील रेडी थी। आज भी ठीक है, रतन शारदा जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया। नितिन, एक मिनट, क्या ये सचमुच में पॉलिटिकल गेम है? बचाना, किसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना, किसी के खिलाफ नहीं जाना, ये पॉलिटिकल गेम की तरह देखा जा रहा है? समझौता एक्सप्रेस और बालेगांव ब्लास्ट में जहां पर आप कुछ कहना चाह रहे थे उसको लेकर? जहां आरोपियों ने स्वयं को स्वीकार किया था, सिमी के व्यक्ति ने स्वीकार किया मालेगांव में उसका हाथ था, समझौता एक्सप्रेस के अंदर लिंक सीधा जुड़ रहे थे पाकिस्तान के साथ, उनको निर्दोष छोड़ के जब नया केस बनेगा तो केस में एविडेंस मिलेगा कहां से? आप भूल रहे हैं क्या कि मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए पहले, जिनको बेकसूर को फंसाया, फिर माफी नहीं मांगनी चाहिए उन लोगों को जिनकी हत्या हुई और जिनके बारे में कांग्रेस ने गलत कहानियां बना के उनको सजा नहीं दिलाई, और हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए जिसको सैफरन टेलर सालों साल बदनाम किया गया। और जब आपका बरी हो गए, सारी कहानी गलत चलेगी। एक मिनट नितिन साहब, एक मिनट, वारिस पठान कुछ कहना चाह रहे हैं। साहिल भाई, जो इन्वेस्टिगेशन लोगों ने शॉर्ट इन्वेस्टिगेशन किया, देखिए जो शॉर्ट इन्वेस्टिगेशन किया गया एनआईए के जरिए या एटीएस के जरिए, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? फिर क्यों विटनेस को प्रोड्यूस नहीं किया प्रॉपरली कोर्ट के अंदर? क्यों इस तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की वजह से इनको छोड़ दिया गया? तो तमाम चीज जब ऊपर वाली कोर्ट देखेगी तो बिल्कुल मुझे यकीन है कि इस ऑर्डर को पार्टी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। ये बीजेपी ने जानबूझकर इस तरह का इन्वेस्टिगेशन कमजोर किया ताकि लोग छूट जाए। ये बीजेपी चलिए आखिर में अर्शप्रीत कराया ताकि इन लोगों को छोड़ दिया जाए। साहिल जी 10 सेकंड प्लीज। शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन अर्शप्रीत जी, देखिए अगर सरकार नहीं जाती है तो क्या कांग्रेस पार्टी जाएगी? कांग्रेस पार्टी जाएगी अदालत में? देखिए पहली कांग्रेस पार्टी जाएगी अदालत में, सरकार की तरफ से तो कह रहे हैं एक तरीके से कि नहीं जाएंगे हम तो मानते हैं कि ये सही हुआ है। साहिल जी काइंडली मुझे 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा, बड़े जरूरी पॉइंट्स। चलिए 20 सेकंड जल्दी से बोलिए जी। कोर्ट ने कहा क्योंकि लैक ऑफ कोजेंट और रिलायबल एविडेंस है, इस वजह से सजा नहीं दी जा सकती। अब ये लैक ऑफ कोजेंट एविडेंस, रिलायबल एविडेंस किसकी वजह से है? बीजेपी की सरकार की वजह से है। स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव तो ये थे ना, प्रोसिक्यूशन ये थे, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव प्रदीप भंडारी। विटनेस हॉस्टाइल क्यों हुए? आखिरी 20 सेकंड विटनेस थे, उनको एग्जामिन नहीं किया। चलिए शांत करिए, मेरा समय खत्म हुआ। प्रदीप भंडारी आखिर में रैपिंग इवेंट आपने रैप करना है, मुझे खत्म करना है। प्रदीप भंडारी आखिर में ये फैसला समझ के चले क्या हम? प्रदीप भंडारी ये फैसला समझकर चले कि आगे नहीं जाया जाएगा? क्योंकि जो लोग बड़े हैं उनके लोग कह रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रदीप भंडारी, जरूर ये इन्वेस्टिगेशन होगी। कांग्रेस के वो कौन से नेता थे जिन्होंने ये फर्जी केस को डाला, पूरी जांच होगी। आज कांग्रेस पार्टी को ओपन चैलेंज करता हूं, चैलेंज करो। अगर मानते हो कि हिंदू आतंकवादी है, जाओ हाई कोर्ट के अंदर, जनता और एविडेंस दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। माफी मांगनी चाहिए देश में लोगों को सच चाहिए, कहने के लिए लोगों को सच चाहिए। पूरा केस फर्जी है। बाकी पॉलिटिकल फाइट
पॉलिटिकल इस तरीके से एक दूसरे पर आरोप करना, ये तो चलता रहेगा, लेकिन सच चाहिए। 2006 का ब्लास्ट किसने किया मुंबई के ट्रेनों में? 2008 का मालेगांव का ब्लास्ट किसने किया? 2006 का मालेगांव का ब्लास्ट किसने किया? समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट किसने किया? ये सच क्या सरकार दिखा पाएगी? क्या ये जांच एजेंसियां दिखा पाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उसके साथ साथ आज जो मालेगांव ब्लास्ट के केस में जजमेंट आया हुआ है, उसको लेकर कई सारी और प्रतिक्रिया आएंगी। उसको लेकर आगे एनआईए का रवैया क्या होता है, उस पर भी हमारा ध्यान रहेगा।